हेलो बच्चों, वेलकम टू एसआर क्लासेस। आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं 10th क्लास इकोनॉमिक्स। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 1। तो चैप्टर नंबर 1 जो है, जो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो उसमें जो सबसे पहला टॉपिक है वो है डेवलपमेंट, यानी कि विकास। तो आज की इस वीडियो में हम लोग विकास के बारे में थोड़ा सा भी बात नहीं करेंगे। अगर आपको विकास ही पढ़ना है तो इस वीडियो को स्किप कर दीजिए और अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे विकास के साथ। आज की इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि अर्थव्यवस्था कहते किसको है, अर्थव्यवस्था से हम लोग क्या चाहते हैं, अर्थव्यवस्था हमसे क्या चाहता है, अर्थव्यवस्था के टाइप कितने होते हैं और अर्थव्यवस्था को हम लोग कितने तरीके से कैटेगराइज कर सकते हैं, अर्थव्यवस्था के आधार पर दुनिया के तमाम देशों को कितने हिस्सों में बांटा गया है, ये सब जानकारी हम लोग आज के इस एक वीडियो में प्राप्त करने वाले हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा ये वीडियो। अगर आप लोग अर्थव्यवस्था पढ़ना चाहते हो तो सबसे पहले अर्थव्यवस्था के बारे में जानकारी होना जरूरी है कि आखिर ये अर्थव्यवस्था है क्या, है ना। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को और बढ़ते हैं अर्थव्यवस्था की तरफ कि अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। तो इसका जो डेफिनेशन है ना, वो इतना सिंपल नहीं है। इसके डेफिनेशन को समझने के लिए हमें आसपास के लोगों का थोड़ा सा ना ऑब्जर्वेशन करना पड़ेगा, उनको देखना पड़ेगा। जैसे कि किसान जो है वो अपने खेतों में काम करते रहता है, एक मजदूर फैक्ट्रीज में काम करते रहता है, एक रिक्शा हॉकर, रिक्शा पुलर जो है वो अपना रिक्शा को खींचते हुए चला जा रहा है, इंजीनियर लोग अपना जॉब कर रहा है, डॉक्टर लोग अपना डॉक्टरी कर रहे हैं, टीचर लोग पढ़ा रहे हैं। ठीक, तो आखिर ये सब लोग अपने काम में क्यों लगे हुए हैं, क्या मकसद है इनका काम करने का? तो सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है, वो है अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पैसा कमाना। जैसे इंसान की बहुत सारी ज़रूरतें होती हैं और वो सभी ज़रूरतें पैसे से ही पूरी होती है। हम ये नहीं कह सकते कि दुनिया की सभी ज़रूरतें पैसे से पूरी की जा सकती है, लेकिन बहुत सी ऐसी ज़रूरतें हैं जो बिना पैसे के पूरी नहीं हो सकती। ठीक है, तो उन ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जो इंसान को पैसा चाहिए होता है, वो पैसा इंसान काम करके कमाता है। ठीक है, तो अब सवाल उठता है कि आखिर इंसान का ऐसा कौन सा ज़रूरत है। तो सबसे पहले तो 3 ज़रूरत है जो कि एकदम बेसिक है। सबसे पहला खाना, फिर कपड़ा। ये 3 चीज़ बहुत ज़रूरी है। इतना चीज़ अगर आपको मिल जाता है तो फिर आप शिक्षा के बारे में सोचोगे, स्वास्थ्य के बारे में सोचोगे और मनोरंजन के बारे में सोचोगे। ठीक है, फिर अपना लिविंग स्टैंडर्ड को ऊपर करने के लिए और जितना चीज़ खरीद लीजिए। तो ये सारा चीज़ आपको मिलेगा कहाँ से? तो ये सब कुछ मिलेगा काम करने से, क्योंकि काम कीजिएगा तो आपको पैसा मिलेगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इंसान पैसा कमाने के लिए कोई ना कोई काम में लगा हुआ है। तो पैसा कमाने के लिए इंसान ने जो अपना जुगाड़ बना रखा है ना, किसान ने खेती को जुगाड़ बना रखा है, इंजीनियर ने जॉब को बना रखा है, टीचर ने पढ़ाने को अपना जुगाड़ बना रखा है, इसी जुगाड़ को कहा जाता है अर्थव्यवस्था। ठीक है बच्चों, अब देखिए डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। इसका डेफिनेशन क्या कहता है कि जीवन यापन के लिए अपनाई गई जो आर्थिक व्यवस्था है उसे ही क्या कहते हैं, अर्थव्यवस्था कहते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गया कि जीवन यापन के लिए अपनाई गई आर्थिक व्यवस्था को क्या कहा जाता है, अर्थव्यवस्था कहा जाता है। अब हम लोग ये समझेंगे कि अर्थव्यवस्था कितने प्रकार के होते हैं। तो उत्पादन के साधनों के स्वामित्व के आधार पर अर्थव्यवस्था को 3 हिस्से में बांटा गया है। अब सवाल उठता है कि ये उत्पादन के साधन क्या हैं। तो देखिए, दुनिया में जितने भी लोग हैं जो फैक्ट्री में काम करते हैं या जो बैंकिंग सेक्टर में काम करते हैं, कहीं भी जो भी इंसान कहीं ना कहीं काम कर रहा है वो 2 चीज़ें बनाता है। पहला चीज़ वो क्या बनाता है, वस्तु बनाता है, और दूसरा चीज़ क्या बनाता है, सेवा बनाता है। जैसे वस्तु के बारे में एग्जांपल लेते हैं, ये एक वस्तु है ना, किसी न किसी फैक्ट्री में से तैयार किया गया होगा, तो ये एक वस्तु है, लोगों ने इस पे काम किया तो एक वस्तु बनाया। बहुत से लोग ऐसे जगह पे काम करते हैं जहाँ पे कोई वस्तु नहीं बनता, जैसे कि बैंकिंग सेक्टर में काम करने वाले लोग, वहाँ पे कोई सामान बनाते हैं क्या वो लोग बैंक में मिल करके? नहीं, वो लोग हमें सेवा देते हैं, हमारे पैसे को रखते हैं, फिर जब हमें चाहिए होता है वो हमें पैसे देते हैं, हमें ब्याज देते हैं, यानी कि वो हमें क्या कर रहा है, सेवा दे रहा है। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। आप जो ये वीडियो देख रहे हैं वो इंटरनेट के हेल्प से देख रहे हैं। तो इंटरनेट क्या है, कोई वस्तु है, आपको दिया जाता है पॉलीथीन में पैक करके? नहीं, ये क्या है, एक प्रकार का सेवा है। अब इस सेवा को बनाने के लिए काफ़ी लोग लगे हुए हैं, काफ़ी लोग मेहनत करते हैं, काम करते हैं, तो इंटरनेट हम लोगों के पास अवेलेबल होता है। तो दुनिया में 2 चीज़ें बनती हैं, एक तो वस्तु बनता है और दूसरा सेवा बनता है। अब इस वस्तु और सेवा को बनाने के लिए बहुत से साधन चाहिए होते हैं। जैसे आपको ये
बनाना है तो इसके लिए क्या चाहिए, आपके पास बहुत सारे मशीन होने चाहिए, एक ज़मीन होना चाहिए, वर्कर होना चाहिए। तो इन सबको कहा जाता है उत्पादन का साधन, यानी कि इसको बनाने के लिए जो भी चीज़ लगेगा उस सबको क्या कहते हैं, उत्पादन का साधन। या तो अगर सेवा का ही बात करें, बैंकिंग को ही अगर ये ले लें, एग्जाम्पल ले लें, तो भाई बैंक के लिए सबसे पहले तो एक ज़मीन होना चाहिए, है कि नहीं। उसके बाद क्या, काउंटर होना चाहिए, मतलब बहुत सारा चीज़, उसमें एम्प्लॉय होने चाहिए, काम करने वाले लोग होने चाहिए। तो ये क्या है, ये सभी उत्पादन के साधन हैं। तो उत्पादन के साधन पे जो मालिकाना हक होता है ना, उसको 3 तरीके से बांट दिया गया है। तो उत्पादन के साधन पे मालिकाना हक के आधार पे अर्थव्यवस्था को 3 हिस्से में बांटा गया है। मतलब कि उत्पादन का साधन पर किसी एक आदमी का कब्जा रहे तो ये एक अलग प्रकार का अर्थव्यवस्था हो गया। उत्पादन के साधन पर सरकार का कब्जा रहे तो ये एक अलग प्रकार का अर्थव्यवस्था हो गया। और उत्पादन के साधन पे कुछ कब्जा सरकार का रहे और कुछ कब्जा किसी निजी इंसान का रहे, कोई व्यक्ति का या कोई निजी संस्था का रहे, तो ये एक अलग प्रकार का अर्थव्यवस्था हो गया। तो अर्थव्यवस्था जो है वो 3 प्रकार से बांट दिया गया अर्थव्यवस्था को। तो वही मैंने यहाँ पे लिखा है कि उत्पादन के साधनों के स्वामित्व मतलब कि मालिकाना हक के आधार पर अर्थव्यवस्था को 3 हिस्से में बांटा गया है। जो पहला अर्थव्यवस्था है उसे कहा जाता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, दूसरा अर्थव्यवस्था उसे कहा जाता है समाजवादी अर्थव्यवस्था, और जो तीसरा प्रकार है उसे कहा जाता है मिश्रित अर्थव्यवस्था। 3 प्रकार के अर्थव्यवस्था होते हैं। अब बात उठता है कि भाई पूंजीवादी अर्थव्यवस्था किसे कहेंगे। तो आर्थिक व्यवस्था का वैसा रूप जिसमें उत्पादन के साधनों एवं संपत्ति पर किसी व्यक्ति या तो फिर किसी निजी संस्था का हाथ रहे, उसे क्या कहते हैं, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। मतलब कि उत्पादन के साधन पे किसका हक रहे, कोई एक इंसान का रहे। जैसे मान लो इसको बनाने का जो फैक्ट्री है उस फैक्ट्री पे सिर्फ और सिर्फ मेरा हक है, सिर्फ मेरा पैसा लगा हुआ है, उससे जो कमाई होता है उसको सिर्फ और सिर्फ हम यूज करते हैं। तो ये जो अर्थव्यवस्था बना हुआ है उसको क्या कहेंगे, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहेंगे। ठीक है, कि भाई किसी एक इंसान का या किसी एक निजी कंपनी का मालिकाना हक रहे उत्पादन के साधनों पे, तो उसे क्या कहते हैं, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। इस प्रकार के अर्थव्यवस्था को एक और नाम दिया गया है, इसे कहा जाता है स्वतंत्र अर्थव्यवस्था, यानी कि सरकार का इस पे कोई कंट्रोल नहीं होता। हाँ, ये टैक्स वगैरह देते हैं लेकिन ये अपना मनमाना ढंग से काम करते हैं। अपने जो सामान होता है, जो वस्तु होता है, उसका मूल्य ये खुद ही डिसाइड करता है कि हाँ भाई इस पेन का 10 रुपया लेंगे। सरकार नहीं कह सकता कि आप 5 रुपया लो, वो कहेगा भाई हमें इतना कॉस्ट पड़ रहा है हम तो 10 ही लेंगे। ठीक है, आप हमारे ऊपर 10 रुपये के हिसाब से जो हम पेन बेच रहे हैं उस पर जो टैक्स बनता है वो लो, हमें ये मत सिखाओ कि सामान का कितना पैसा लेना है। ठीक है, तो एक प्रकार से सरकार का इन पे बहुत ज़्यादा कब्जा नहीं होता, बहुत ज़्यादा पकड़ नहीं होता, इसीलिए इसे स्वतंत्र अर्थव्यवस्था भी कहा जाता है। अब बात करते हैं कि क्या ये अर्थव्यवस्था अच्छा है या बुरा है। तो कई मायनों में देखा जाए तो ये बुरा है, क्योंकि ये मोनोपोली है। मान लो जो दुनिया में जितना भी पेन बनता वो निजी कंपनियां बनाती, तो मनमाने ढंग से अपने कलम का रेट बढ़ा देंगे कि भाई हम तो इतना महंगा रखेंगे। जैसे कि इंटरनेट पहले कितना महंगा मिलता था, है ना, 1 GB इंटरनेट के लिए हमें मतलब 399 रुपया देना होता था 1 महीने के लिए, और आज वही 399 में क्या मिल जा रहा था, कुछ दिनों पहले तक भाई डेली का 1.5 GB 2 GB मिलता था। तो उत्पादन के साधन पे हक किसका था, मालिकाना हक किसका था, तो एयरटेल ने कब्जा कर रखा था, वोडाफोन ने कब्जा कर रखा था। तो उन्होंने क्या किया, अपने प्राइस हाई रखे। एक ऐसा इंसान आया, उसने क्या किया, सबको लो कर दिया। तो मतलब पहले वो लोग पैसा ज़्यादा कमा रहे थे। तो कई तरह से देखा जाए, मतलब किसी दूसरे कंटेक्स्ट में देखा जाए तो ये जो है वो क्या है, एक तरह से गलत है। लेकिन बहुत से ऐसे मतलब रिजल्ट सामने आए हैं जिससे देखने में लगता है कि भाई ये चीज़ सही है। क्योंकि दुनिया के जितने भी विकसित देश हैं, विकसित देश किसे कहते हैं, जहाँ के लोग अमीर हैं, उसे क्या कहा जाता है, विकसित देश। विकसित देश होने के लिए और भी क्राइटेरिया है, लेकिन सबसे मेन क्राइटेरिया जो है वो ये है कि वहाँ के लोगों का जो इनकम है ना वो बहुत ज़्यादा है। तो जैसे कि अमेरिका हो गया, ब्रिटेन हो गया, कनाडा हो गया, है ना, जापान हो गया, इन सब देशों में जो रहने वाले लोग हैं उनका इनकम काफ़ी ज़्यादा है। और वहाँ पे जो व्यवस्था है वो कैसा है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। यानी कि वहाँ का जो रेलवे है उस पर सरकार का कब्जा नहीं है, वो कोई इंसान या कोई निजी संस्था के द्वारा चलाया जा रहा है। वहाँ का जो हवाई जहाज़ है वो किसके द्वारा चलाया जा रहा है, कोई निजी संस्था के द्वारा चलाया जा रहा है। जैसे इंडिया में बात करते हैं, इंडिया में रेलवे किसके जरिए चलता है, सरकार के जरिए चलता है ना, सरकारी है वो।
लेकिन अगर रेलवे को यही सरकार बेच दे किसी भी एक इंसान को और वो इंसान अपने तरीके से रेलवे चलाए तो वो क्या हो जाएगा, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था हो जाएगा। तो दुनिया में तकरीबन सभी विकसित देशों में जो अर्थव्यवस्था है वो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल के रूप में लिखा है कि अमेरिका हो गया, ब्रिटेन, जापान, कनाडा, इन सब में क्या है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को क्या कहा जाता है, स्वतंत्र अर्थव्यवस्था भी कहा जाता है। अब बात करते हैं समाजवादी अर्थव्यवस्था का। तो जब पूंजीवादी अर्थव्यवस्था मनमाने ढंग से किसी चीज का, किसी वस्तु का प्राइस वसूल करने लगे या किसी सेवा का प्राइस वसूल करने लगे तो उस पे लगाम लगाने के लिए जो तरीका निकाला गया उसे ही क्या कहा जाता है, समाजवादी अर्थव्यवस्था कहा जाता है। समाजवादी अर्थव्यवस्था में क्या होता है कि उत्पादन के जितने भी साधन हैं उस पे सरकार का या तो फिर राज्य सरकार का कब्जा होता है। उस पे किसी इंसान का कब्जा नहीं होता, किसी निजी इंसान का या किसी निजी कंपनी का कब्जा नहीं होता। जैसे कि परफेक्ट एग्जांपल इसका क्या है, इंडियन रेलवे, ठीक है, वो क्या है, सरकारी है। ठीक है बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, तो ये अर्थव्यवस्था का वैसा प्रकार है जहां पे उत्पादन के साधन पे कुछ कब्जा सरकार का होता है और कुछ कब्जा निजी कंपनियों का होता है। तो इस प्रकार का जो व्यवस्था है इसे क्या कहा जाता है, मिश्रित अर्थव्यवस्था कहा जाता है। तो अर्थव्यवस्था को कितने तरीके से बांटा गया, 3 तरीके से बांटा गया। अब हम लोग बात करते हैं कि अर्थव्यवस्था के आधार पर दुनिया में जो इतने देश हैं उनको कितने हिस्सों में बांटा गया है। तो किसी भी देश के अर्थव्यवस्था, मतलब उस देश में अर्थव्यवस्था कैसा है, उस देश का जो लोग हैं उन लोगों का कमाई कैसा है, उसके आधार पे दुनिया के सभी देशों को 2 हिस्से में बांटा गया। एक हिस्से को कहा गया कि ये जो हैं वो विकसित देश हैं और दूसरे हिस्से को कहा गया कि ये विकासशील है, यानी कि वो विकसित होने के चक्कर में लगे हुए हैं, अभी काम कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए अर्थव्यवस्था, इसके आधार पे दुनिया के देशों को 2 हिस्से में बांटा गया, विकसित और विकासशील। विकसित देश किसे कहते हैं, तो वैसे देश जहां के व्यक्तियों का, जहां पे रहने वाले लोगों का प्रति व्यक्ति आय क्या हो, बहुत अधिक हो। अब सवाल उठता है कि ये प्रति व्यक्ति आय क्या है, तो इसे हम लोग नेक्स्ट पार्ट में समझेंगे। ठीक है, जरूर समझेंगे, बहुत डिटेल में समझेंगे। और दूसरा, वहाँ जो लोग रहते हैं ना उनका जीवन स्तर काफ़ी ऊंचा है। जीवन स्तर ऊंचा होने का क्या मतलब है, जैसे हमारे यहाँ जीवन स्तर से समझते हैं। मान लीजिए कि हमें शौक है कि हम 4 व्हीलर गाड़ी पे चले, है ना, ऑडी गाड़ी से घूमें, लेकिन इतने पैसे नहीं है, तो अपने मन को मार करके हम क्या कर रहे हैं भाई, कोई छोटा मोटा 4 चक्के के गाड़ी से घूम रहे हैं। तो अपना मन को मारा ना, तो हमारा जीवन स्तर उतना अच्छा नहीं है जितना होना चाहिए, जितना हमारा मन करता है उतना अच्छा हमारा जीवन स्तर नहीं है। ठीक है, मतलब कहीं ना कहीं से हमारा जो दिल है वो पूरी तरीके से सेटिस्फाई नहीं है जो ज़िंदगी हम जी रहे हैं उससे। ठीक है, तो जीवन स्तर उतना अच्छा नहीं होता है जितना होना चाहिए विकासशील देशों का। लेकिन यहाँ पे लोगों का जो जीवन स्तर है ना, जो विकसित देशों में लोग रहते हैं उनका जीवन स्तर काफ़ी अच्छा होता है। ठीक है, क्योंकि इनकम ज़्यादा है। अब बात करेंगे विकासशील का, तो यहाँ पे जो प्रति व्यक्ति आय जो है वो क्या होगा, कम होगा। तो अगर प्रति व्यक्ति आय ही कम है तो जीवन स्तर क्या होगा, खराब होगा। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। अभी कहीं जाना नहीं है, एक स्लाइड और है तो बोर्ड को मैं साफ़ करूँगा, आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेना, फिर हम लोग एक स्लाइड और पढ़ेंगे और जानेंगे उसमें थोड़े से और कुछ टॉपिक बचे हुए हैं उनके बारे में, और फिर वीडियो को समाप्त करेंगे और अगले वीडियो से हम लोग सिलेबस में इंटर कर जाएंगे, जो कि है सबसे पहला टॉपिक विकास, डेवलपमेंट किसे कहते हैं। ठीक है, तो आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, हम लोग बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। तो अभी तक हम लोगों ने ये देखा कि अर्थव्यवस्था क्या होता है, कितने प्रकार का होता है। अब हम लोग ये देखेंगे कि किसी भी देश के अर्थव्यवस्था को कितने क्षेत्र में बांटा जा सकता है। तो अब क्षेत्र में बांटने की क्या ज़रूरत है, तो ज़रूरत ये है बच्चों कि किसी भी देश का जो अर्थव्यवस्था होता है उसमें कई चीज़ों का योगदान होता है। जैसे खेती करने वाले लोग अपने तरीके से योगदान कर रहे हैं, बिजनेस करने वाले लोग अपने तरीके से योगदान दे रहे हैं, जो सेवा प्रदान करते हैं वो अपने तरीके से योगदान दे रहे हैं। तो ये जो है ना, इनके अलग अलग फील्ड हैं। खेती वालों का अलग फील्ड है, बिजनेस वालों का अलग फील्ड है, और जो सेवा देते हैं उनका अलग फील्ड है। तो फील्डों के आधार पर जो अर्थव्यवस्था है ना, उनके कुछ क्षेत्र बनाए गए हैं। मोटे तौर पर देखा जाए तो 3 क्षेत्र में पूरे के पूरे अर्थव्यवस्था को बांट दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग हेडिंग देखते हैं। हेडिंग है कि व्यवसाय या तो फिर आर्थिक क्रियाओं के आधार पे अर्थव्यवस्था के क्षेत्र।
है ना, कि व्यवसाय कौन कौन से किया जाता है या तो आर्थिक क्रिया कौन कौन से होते हैं, उसके आधार पे अर्थव्यवस्था को कितने क्षेत्रों में बांटा जा सकता है। तो इस आधार पे अर्थव्यवस्था को 3 क्षेत्रों में बांटा जा सकता है। सबसे पहला क्षेत्र जिसे कि प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है, इस क्षेत्र में क्या होता है, कृषि संबंधी कार्य होते हैं, या तो जो कृषि के सहायक क्रियाएं हैं वो सभी कार्य होते हैं। किसी भी देश में होने वाले कृषि संबंधी कार्यों को अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में रखा गया है। ये ऑब्जेक्टिव का सवाल बनता है कि कृषि जो है वो अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में आता है, तो कौन से क्षेत्र में आता है, प्राथमिक क्षेत्र में आता है। ठीक है, तो प्राथमिक क्षेत्र में काम कौन कौन से होंगे, खेती होगा, क्योंकि कृषि संबंधी कार्य है तो खेती तो उसमें आएगा ही। पशुपालन, यानी कि जो जानवर पालते हैं, इसका ऊन निकालते हैं या जानवर को बेच देते हैं, ये सारा कुछ पशुपालन में आता है। ठीक है, मत्स्य पालन यानी कि मछली पालन, ये भी प्राथमिक क्षेत्र में आएगा। मुर्गी पालन, मधुमक्खी पालन, ये सब क्या है, प्राथमिक क्षेत्र हैं किसी भी अर्थव्यवस्था के। ठीक है बच्चों, अब हम लोग देख लेते हैं अर्थव्यवस्था के दूसरे क्षेत्र को, जिसे कहा जाता है द्वितीयक क्षेत्र, या तो फिर इसका एक और नाम है जिसे कहा जाता है औद्योगिक क्षेत्र। उद्योग का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में बड़े बड़े फैक्ट्रीज घूमने लगते हैं, और बिल्कुल सही है ये। तो अर्थव्यवस्था का जो दूसरा क्षेत्र है ना, वो उद्योग से रिलेटेड है। ठीक है, तो उद्योग में क्या क्या होता है, निर्माण कार्य होते हैं, है कि नहीं, बड़े बड़े बिल्डिंग बनते हैं, ये सभी किस में आएगा, औद्योगिक क्षेत्र में आएगा, या तो फिर कह सकते हैं कि अर्थव्यवस्था के दूसरे क्षेत्र में आएगा। ठीक है, विद्युत जहाँ पे जनरेट किया जाता है, बिजली बनाई जाती है और हमारे घरों में सप्लाई की जाती है। अब सवाल ये उठेगा कि क्या बिजली से सरकार को कमाई होता है क्या, तो बिल्कुल होता है, हम लोग बिजली का बिल देते हैं ना जी, तो ये भी क्या है, कमाने का एक जरिया है। तो अर्थव्यवस्था को सपोर्ट करने वाला ये एक कारक है। ठीक है, गैस सप्लाई, गैस वगैरह जो हम लोग को मिलता है, ये भी क्या है, उद्योग के जरिए ही मिलता है। जल आपूर्ति, हमारे घरों में जो पानी पहुंचाया जाता है, गांव देहात के बच्चों को तो खैर ये नहीं पता होगा, लेकिन जो शहर में रहते हैं उनको पता होगा कि वहाँ टाइम टू टाइम पानी आता है। ठीक है, तो ये सभी के सभी हैं, ये द्वितीयक क्षेत्र में आते हैं अर्थव्यवस्था के। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि कौन कौन से जो ऐसे क्षेत्र हैं जो द्वितीय, मतलब कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो द्वितीयक क्षेत्र में आते हैं। ठीक है बच्चों, अब बढ़ते हैं इसका जो अगला क्षेत्र है जिसका नाम है तृतीयक क्षेत्र, या तो इसको हम लोग दूसरे नाम से क्या बुलाते हैं, सेवा क्षेत्र के नाम से। सेवा का मतलब अर्थव्यवस्था में वैसे कारक जो कि क्या करते हो, हमें सेवा प्रोवाइड करवाते हैं, उसे क्या कहेंगे, तृतीयक क्षेत्र में कहेंगे। ठीक है, जैसे कि परिवहन, जैसे सरकारी बसें चलती हैं, तो वो क्या है, सरकारी बस में हम लोग चढ़ते हैं तो हमें कोई सामान दिया जाता है क्या, नहीं, हमें एक सीट दी जाती है और फिर उस सीट पे बैठ के हम लोग एक जगह से दूसरे जगह ट्रैवल करते हैं। ठीक है, तो हमें एक सेवा मिला है ना, जिसका हम आनंद उठाते हुए एक जगह से दूसरे जगह चले गए और उस सेवा के बदले हम लोग कुछ पैसा पे करते हैं। ठीक है जी, तो परिवहन हो गया। संचार हो गया, मतलब कि हम लोग जो आज टेलीफोन वगैरह कर पा रहे हैं, जो इंटरनेट वगैरह हम लोग चला रहे हैं, ये सब क्या है, ये एक सेवा है ना। इसके अलावा व्यापार, व्यापार जो है वो भी क्या है, एक प्रकार का सेवा है। इसके बाद बैंकिंग, बैंकिंग भी क्या है, एक सेवा है। बीमा, बीमा भी जो हम लोग मतलब अपना इंश्योरेंस वगैरह करवाते हैं, वो भी क्या है, सेवा है। तो ये सब अर्थव्यवस्था के तृतीयक क्षेत्र में आते हैं। तो आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें, और इतना जानने के बाद हम लोग इकोनॉमिक्स के बारे में थोड़ा बहुत जान चुके हैं कि अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, अर्थव्यवस्था कितने प्रकार का होता है, कितने क्षेत्र होते हैं अर्थव्यवस्था के, ये सब कुछ अब हम लोग जान गए हैं। तो अब जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तो मिलेंगे इस चैप्टर का जो सबसे पहला टॉपिक है विकास, उसके साथ। तो मैं छोटे छोटे वीडियोस बना के 15 मिनट 20 मिनट का वीडियो बना करके आप लोग को एक एक टॉपिक, दो टॉपिक एक साथ करवाऊंगा और पूरे डिटेल में करवाऊंगा। तो आप लोग बने रहिएगा। और अगर आपको वीडियो ज़्यादा चाहिए तो बस मेरी एक ही शर्त है, शर्त ये है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें। जितना ज़्यादा आप लोग शेयर करोगे वीडियो को, उतना ज़्यादा मैं वीडियो बनाता चला जाऊँगा। और अगर आप लोगों को चैनल से ज़्यादा लाभ उठाना है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप सब्सक्राइब कर लेते हो तो बेल आइकन ज़रूर दबाना, ताकि जब मैं कोई नया वीडियो डालूं तो आप लोगों को उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। लाइव क्लासेस भी चलती हैं सुबह 7 बजे, तो आप लोग चाहो तो वहाँ भी जुड़ सकते हो, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। बने रहिए सार क्लास के साथ।